It's November 2001, paper 6. A bag contains 7 orange balls and 3 blue balls. 4 balls are selected at random from the bag without replacement. Let x denote the number of blue balls selected. Show that p of x is equals to 0 equals to 1 over 6 and p of x equals to 1 equals to 1 upon 2. मतलब x आपके पास वो इवेंट है जहां पर आप ब्लू बॉल को सिलेक्ट कर रहे हो. x 0 मतलब एक भी ब्लू बॉल अगर सिलेक्ट ना हो तो हमारे पास पॉसिबिलिटी उसकी 1/6 है. ये आपको शो करना है. तो स्टार्ट करते हैं. फॉर फर्स्ट पार्ट मैं कैटेगरी यूँ करता हूँ कि जो मेरे पास ब्लू बॉल्स हैं वो कितनी है मेरे पास. देयर आर 3 ब्लू बॉल्स, राइट. और जो ब्लू बॉल्स मेरे पास नहीं है तो मैं कहता हूँ ब्लू कॉम्प्लीमेंट, वो मेरे पास आ गई हैं 7, जो कि ऑरेंज बॉल्स हैं. मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ 4 बॉल्स, ठीक है. अब अगर मेरे पास एक भी ब्लू बॉल नहीं है, मैंने पहली बॉल पिक करी जो कि ब्लू नहीं है, इसका मतलब है वो ऑरेंज है, दैट मीन्स 7/10. दूसरी बॉल पिक करी वो आ जाएगी मेरे पास 6/9. उसके बाद आएगा मेरे पास 5/8 एंड लास्टली मेरे पास आएगा 4/7. मैं इसको सिंप्लीफाई करूँ अगर, तो ये सिंप्लीफाई होने के बाद हमारा आंसर आ गया इसका 1/6, जो कि आपको शो करना था. दैट इज योर फर्स्ट पार्ट आंसर. ऑलराइट. नेक्स्ट वन, इट सेज p ऑफ x इक्वल्स टू 1 इक्वल्स टू 1/2. मतलब आपके पास एक ब्लू बॉल है, ठीक है. अब उस ब्लू बॉल का कोई भी नंबर हो सकता है मेरे पास. एग्जाम्पल मैं कहता हूँ पहली बॉल जो है वो ब्लू आ गई, ठीक है. उसके बाद भी ब्लू नहीं है, उसके बाद भी ब्लू नहीं है, उसके बाद भी ब्लू नहीं है. ऐसे मेरे पास 4 केस बन सकते हैं टोटल, ठीक है ना. ब्लू फर्स्ट पर आई, ब्लू सेकंड पर आ गई, ब्लू थर्ड पर आ गई और ब्लू फोर्थ पे आ गई. तो हम ज़रा पहले केस की पॉसिबिलिटी निकाल लेते हैं. अगर मेरे पास पहली बॉल ही ब्लू आ जाए तो द चांसेस आर 3/10, और उसके बाद ब्लू ना आए तो पहली पॉसिबिलिटी हो जाएगी 7/9. उसके बाद 6, 5, 8 एंड 7. ये मेरे पास केस आ गया. और इस तरह के मेरे पास टोटल 4 केसेस बनेंगे, तो मैंने मल्टीप्लाई बाय 4 कर दिया इसको. तो मेरे पास आपको सॉल्व करने के बाद जो आंसर बचेगा दैट इज इक्वल्स टू 1/2, जो आपको शो करना है. अच्छा, इसी सवाल को करने की आपके पास एक अप्रोच और भी है. अच्छा, उस अप्रोच में हम कॉम्बिनेशन यूज़ करेंगे, ठीक है. उसने कहा सिर्फ एक ब्लू बॉल हो, तो मैं कहता हूँ कि 3 ब्लू बॉल में से कोई एक ब्लू बॉल मैं पिक कर रहा हूँ, मल्टीप्लाई. अब जो मेरे पास ऑरेंज बॉल्स हैं वो मेरे पास 7 हैं और उनमें से मैंने कोई 3 पिक करनी होंगी. टोटल मेरे पास 4 का चांस है, डिवाइडेड बाय सैम्पल स्पेस क्या है मेरे पास. टोटल 10 बॉल्स हैं जिनमें से मैंने 4 को पिक करना है. तो ये मेरे पास एक केस बन सकता है. 3 कॉम्बिनेशन 1 is 3, 7 combination 3 it's 35, and 10 combination 4 it's equals to 210. सिंप्लीफाई किया, इसका भी आंसर आपको 1/2 मिलेगा. सो बोथ ऑप्शंस आर करेक्ट. आफ्टर फर्स्ट पार्ट, इन द नेक्स्ट पार्ट इट सेज कंस्ट्रक्ट अ टेबल टू शो द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ x. x क्या है आपका वो इवेंट जो कि ब्लू बॉल को सिलेक्ट कर रहा है. तो मेरे पास यहाँ पर x का ऑप्शन होगा और यहाँ पर ऑप्शन होगा p x इक्वल्स टू x, ठीक. x की वैल्यू मेरे पास 0 हो सकती है, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है और मेरे पास 3 हो सकती है, ठीक है ना. ये ऑप्शन है मेरे पास. अगर मेरे पास एक भी ब्लू बॉल ना हो, उसका मैं निकाल चुका हूँ पहले पार्ट में, दैट इज़ 1/6. अगर मेरे पास एक ब्लू बॉल हो तो हम निकाल चुके, इसका आंसर आया था 1/2. अगर मेरे पास तीनों ब्लू बॉल्स हों, ठीक है, मैं 4 बॉल सेलेक्ट कर रहा हूँ, मैं पहले इसको कर रहा हूँ, इसको कवर कर रहा हूँ, ठीक है. अगर मेरे पास 4 बॉल्स का ऑप्शन है और मैं कह रहा हूँ कि 3 ब्लू बॉल्स हैं, तो मैं ये कह रहा हूँ 3 कॉम्बिनेशन 3, तीनों बॉल्स मैंने ब्लू सेलेक्ट कर ली हैं. अब जो मेरे पास बची हैं नॉन ब्लू बॉल्स जो कि 7 है, उसमें से मुझे एक को सिलेक्ट करना है और डिवीजन में मेरे पास क्या होगा 10 कॉम्बिनेशन 4. सो द आंसर इक्वल्स टू 0.033. ऑलराइट, ये मेरे पास आ गया 3 वाले का 0.033. अब हम बात करते हैं सेकंड वाले का कि अगर आपके पास 2 बॉल जो हैं वो ब्लू होंगी, इसको भी हम सिमिलरली इसी तरह सॉल्व करेंगे कि आपके पास टोटल 3 जो है वो ब्लू बॉल्स हैं. उन 3, लेकिन मैं इसकी वर्किंग यहाँ नहीं करता, यहाँ करता हूँ. आपके पास 3 ब्लू बॉल्स हैं, उन 3 में से आपको कोई 2 लेनी है, ठीक है. आपके पास 7 जो नॉन ब्लू बॉल्स हैं उनमें से भी आपको 2 लेनी है. एंड द सैम्पल स्पेस वी हैव इट्स 10 कॉम्बिनेशन 4. सिंप्लीफाई किया आपने, यू गॉट द वैल्यू ऑफ 0.3, ठीक है. ये मेरे पास इसका आंसर आ गया. दैट इज द कंप्लीशन ऑफ योर सेकंड पार्ट. आफ्टर दैट इट सेज फाइंड द मीन एंड वेरिएंस ऑफ x. ऑलराइट, फर्स्टली मीन का मतलब हो गया हमें निकालनी है इसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू. टू फाइंड आउट द एक्सपेक्टेड वैल्यू, फर्स्ट यू नीड टू मल्टीप्लाई x विथ p ऑफ x.
तो पहले का आंसर 0 आ जाएगा, देन 1/2, देन 0.6 एंड देन 0.099. वंस यू हैव ऑल द वैल्यूज, तो आप e of x कैसे निकाल सकते हो? इट्स वेरी सिंपल. यू नीड टू ऐड ऑल द वैल्यूज. दैट विल बी 0 प्लस 0.5 प्लस 0.6 plus 0.099. That will give you the value of 1.199. तो हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास जो मीन वैल्यू है इट्स 1.2 और ये आपका आंसर आ गया. ऑलराइट, दैट इज योर मीन. एंड फॉर वेरिएंस हमको क्या करना पड़ेगा? फर्स्ट वी नीड टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर हेयर. तो पहले मैं निकालता हूँ यहाँ पर एक्स स्क्वायर. दैट विल बी 0, 1, 4 एंड 9. नाउ वी नीड टू मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर विद माई एक्स वैल्यूज. पी ऑफ एक्स वैल्यू से मैं मल्टीप्लाई करूंगा. सो एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई विद पी ऑफ एक्स गिव यू द वैल्यू ऑफ. अब किसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं भाई? देखें, 0 टाइम्स 1/6 इट विल बी 0 प्लस 1 times 1/2 it will be 1/2, that means 0.5 plus 4 times 0.3 that means 1.2, and lastly 9 times 0.0, 9 times 0.033, it's 0.297, 0.297. We need to add all the values. Give the value of 1.997 which is equals to 2. Alright, now we have the value of x square px. In fact, we have the value of summation of x square px, which is basically gives the value of e of x with the square. Alright, we need the value for standard deviation. Now, standard deviation of variance. For variance, all we need is the value of ex square minus e of x with the whole square. Alright, we need to subtract these two values here. Now the value of ex square we have it's 2. Alright, the value of e of x is 1.2 and the square of it, we need to solve it to find the value of variance here, and the value of variance is 0.56 and that is your final answer. It's June 2002, question number 3, paper 6. A fair cubical die with faces numbered 1, 1, 1, 2, 3, 4 is thrown and the score noted. The area A of a square of side equal to the score is calculated. For example, when the score on the die is 3, the value of A is 9. Alright. तो जो भी स्कोर आ रहा है उसका स्क्वायर हो रहा है और वो स्कोर नोट डाउन किया जा रहा है. तो मेरे पास स्कोर क्या क्या आ सकता है भाई? देखें, अगर 1 का स्क्वायर होगा तो मेरे पास 1 ही आएगा. ठीक है. अगर 2 का स्क्वायर होगा तो मेरे पास 4 आएगा, अगर 3 का स्क्वायर होगा तो 9 आएगा, और अगर 4 का स्क्वायर होगा मेरे पास तो ये मेरे पास आएगा 16. ऑलराइट, ये मेरे पास सारी वैल्यूज़ जो हैं किसकी आ रही हैं? मेरे पास ए की आ रही हैं. एक्स कर सकते हैं इसको. सो फॉर नेक्स्ट कॉलम वी नीड टू फाइंड आउट द इवेंट ए इक्वल्स टू स्मॉल ए. ऑलराइट, ये हमारे पास आ गया. नाउ वी नीड टू कंप्लीट द पॉसिबिलिटी डायग्राम. बहुत सिंपल है. मेरे पास आउटकम्स कितने हैं भाई? मेरे पास 6 आउटकम्स हैं. ऑलराइट, 1 आने का चांस कितनी दफ़ा होगा? 3 दफ़ा होगा. दैट विल बी 3/6. सो आई कैन से दैट 1 इज 3/6 विच लीड्स टू 1/2. 4 आने का चांस सिर्फ एक दफ़ा होगा क्योंकि 2 का स्क्वायर है. दैट मीन्स इट्स 1/6. सिमिलरली फॉर 3 and 1/6, and similarly for 16 as well it will be 1/6. So that is your completion of first part. After that it says find out the EA expected value and the variance A. So let me start from the expected value. To find out the value, expected value, first thing you need to make a column of the multiplication of these two, right? So in general we say that it's x of f of x. Basically you need to multiply these two. So 1 into 1/2 it's 1/2. 4 into 1/6 that will be 2/3. 9 into 1/6 that will be 3/2, and 16 into 1/6 that will be 2 8s are 16 and 2 3s are 6. Alright, these are the scores. For EA you need to add all the values, so I will write down 1/2 plus 2/3 plus 3/2 and plus 8/3. We can add all the values by taking LCM here. So that is equals to 5.33. मैंने सारी वर्किंग शो कर दी है. इट्स आंसर इज 5.33 फॉर एक्सपेक्टेड वैल्यू. नाउ वी नीड टू फाइंड आउट वेरिएंस. ऑलराइट, फॉर वेरिएंस द फर्स्ट थिंग यू नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर. सो दैट विल बी 1, 16,
81 and 256. All right. Now, to find out the value of variance, first we need to multiply your A value with your probability values, right? So what we are finding is we are finding x square into fx. So we need to multiply what two numbers? This one with this one, right? This one. So 1 into 1 upon 2, it's 1 upon 2. 16 into 1 upon 6, that will be equals to 8 upon 3. 81 into 1 upon 6 will be 27 upon 2, means 13.5. And lastly 256 into 1 upon 6, that is equals to 42.67. Alright, you got all the values. So now we need to add all the values of x square of f of x, which is equals to 59.33. Alright, now the working formula for variance is e of x square minus e of x whole square. Alright, now that value is basically e of x whole square. So I'm just placing the values here. 59.33 minus 5.33 whole square, which is equals to 30.9, and that is your answer. It's June 2002. A fair cubical die with faces numbered 1, 1, 1, 2, 3, 4 is thrown and the score noted. The area of a square of side equal to the score is calculated. So for example, when the score on the die is 3, the value of A is 9. मतलब जो भी आपका स्कोर आएगा आपने उसको स्क्वायर कर दिया. Draw up a table to show the probability distribution of A. Alright. अब आपको टेबल बनाना है. अच्छा, आप ये बताएं पहले टेबल बनाने से पहले कि आपके स्कोर क्या आ सकते हैं. भाई अगर 1 होगा तो 1 का स्क्वायर तो मेरे पास 1 ही आएगा. अगर 2 होगा तो मेरे पास 2 नहीं होगा, वो बेसिकली 4 बन जाएगा. ठीक है. 3 पर बन जाएगा मेरे पास 9 और 4 पर मेरे पास बन जाएगा 16. तो ये मेरे स्कोर्स होंगे. तो जब आप टेबल बनाना स्टार्ट करोगे तो आपके टेबल में जो वो रैंडम वेरिएबल x होगा उसकी जगह में नंबर्स लिखेंगे सारे. ठीक है. तो आपके पास जो x होगा इट कैन बी 1, x कैन बी 4, x कैन बी 9 एंड x कैन बी 16. और यहाँ पर आएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल्स टू x. ठीक है. अब आपके पास 1 आने की पॉसिबिलिटी क्या है. ठीक है ना. आपका कितने साइड है भाई. 1 2 3 4 5 6 साइडेड आपका वो है डाइस है. उसमें 1 आने की पॉसिबिलिटी मेरे पास है 3 डिवाइडेड बाय 6, मतलब 1/2. 4 आने का चांस एक दफ़ा हो रहा है, 9 आने का चांस भी एक दफ़ा हो रहा है, 16 आने का चांस भी मेरे पास एक दफ़ा हो रहा है. सो दैट इज़ 1/6. राइट. तो ये आपका पहले पार्ट का आंसर है जिसमें आपने टेबल बना दिया. फॉर द नेक्स्ट पार्ट वी नीड टू फाइंड द वैल्यू फॉर एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ ए. तो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ ए बेसिकली हमारे पास हम कहते हैं मीन होता है. ठीक है. तो उसके लिए हम एक कॉलम बनाते हैं, उसको हम कहते हैं x.px. मतलब अब आपने इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है. तो 1 इंटू 3/6 इट्स 3/6, 4 इंटू 1/6 इट्स 4/6, 9 इंटू 1/6 9/6 एंड 16 इंटू 1/6 इट्स 16 डिवाइडेड बाय 6. मल्टीप्लाई कर दिया. नाउ यू नीड टू ऐड दोज वैल्यूज. So that leads to 3/6 plus 4/6 plus 9/6 plus 16/6. आई सजेस्ट कि आप पहले सिंप्लीफाई ना किया करें. इसका फ़ायदा ये होता है कि अब आपको एलसीएम लेने की ज़रूरत नहीं है, सारे डिनोमिनेटर आपके सेम हैं. तो 3 + 4 7, 7 + 9 7 17 16, 16 + 16 it's 32 divided by 6. So the expected value is सिंप्लीफाई कर लेंगे इसको तो 16 2 16s आर एंड 2 3s आर. आपके पास इसका आंसर आ जाएगा 5.334. ऑलराइट, दैट इज द फर्स्ट पार्ट. फॉर सेकंड पार्ट, सॉरी, फॉर वेरिएंस पार्ट. राइट. फॉर वेरिएंस पहले मुझे थोड़ी सी जगह चाहिए होगी शायद यहाँ पर. एक मिनट. थोड़ी सी मुझे जगह तो यहाँ चाहिए होगी स्क्वायरिंग के लिए. ऑलराइट, नाउ वी आर गुड टू गो. यस.
अब वेरिएंस के लिए पहला स्टेप ये होता है दैट वी नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर, राइट. सो स्क्वायर ऑफ एक्स इज 1, 4 स्क्वायर इज 16, 9 स्क्वायर इज 81 एंड 16 स्क्वायर इज 256. एक दफ़ा आपके पास जब वैल्यू आ जाएगी, व्हाट यू नीड टू डू नेक्स्ट, you need to multiply that value with your p of x. All right, so now we are going to say that we are finding x square into p of x. ये हम चाह रहे हैं, ठीक है. So 1 into 3 over 16 leads to 3 over 16, 16 over 1 into 1 over 16, 16 over 6, 81 into 1 over 6, 81 over 6 and 256 over 6, right. Now you need to add all those values of x square dot px. सबका हमें समेशन निकालना है इसका, ठीक है. सो वी नीड टू ऐड द वैल्यूज ऑफ 3 ओवर 16, नॉट 16 इट्स 6, सॉरी, 3 ओवर 6 प्लस 16 ओवर 6 प्लस 81 ओवर 6 एंड प्लस 256 ओवर 6. एक दफ़ा ज़रा मैं 16 का स्क्वायर कंफर्म कर लूँ. हाँ, 256 सबको ऐड कर लूँगा. 256 प्लस 81 प्लस 16 प्लस 3 इट्स 19 लीड्स टू 356 ओवर 6. ऑलराइट, ये तो समेशन आ गया. आपके पास वेरिएंस निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? वेरिएंस इज इक्वल्स टू समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर डॉट पी एक्स माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स जो हम निकाल चुके थे, स्क्वायर ऑन वेरिएंस. ऑलराइट, अब समेशन आपने निकाला था इसका, दैट इज इक्वल्स टू 356 ओवर 6 माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x वाज 16 ओवर 3 जो हमने फर्स्ट पार्ट में निकाल लिया था, राइट. नाउ यू नीड टू सिंप्लीफाई दैट, और सिंप्लीफाई करके द फाइनल आंसर इज 278 अपॉन 9 दैट इज इक्वल्स टू 30.9. ये आपका आ गया वेरिएंस. तो वेरिएंस कभी भी निकालना आपका मेथड बिल्कुल सेम है. सबसे पहले आपने एक्स स्क्वायर निकाला, उसको मल्टीप्लाई किया पी एक्स से, सारी वैल्यू उसको आपने ऐड किया, उसमें से आपने माइनस कर दिया एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स का स्क्वायर. ये आपका मेथड है टू फाइंड आउट द वैल्यू फॉर वेरिएंस. Question number 3 from November 2002, it's paper 6. Write down an equation satisfied by A and B. So we all know that if you add all the values that will sum up to 1. तो मैं भी ये करता हूँ. For first part I can write down 0.3 plus A plus B plus 0.25 is equals to 1. Alright, so I can get the equation in terms of A plus B, which is equals to 1 minus 0.25, minus 3, that will be 0.45. That is your first part answer. After that, for second part, it says that the expected value of x is equals to 4. You need to find out the value of A and B. For expected value of x, it means that you need to multiply x into p of x. Alright, so 1 into 0.3, it's 0.3, 3 into a, 3a, 5b, and 7 into 0.25, that is equals to 1.75. For expected value, you need to add all those values. That means 0.3 plus 3a plus 5b plus 1.75 is equals to 4. Alright, now we can simplify the equation and it will be equals to 3a plus 5b is equals to 1.95. So you got two equations. By solving them simultaneously, we can get the value of A and B. So I will pick equation 1 and I will multiply it by 3 ताकि मेरा A का कोफिशिएंट सेम हो जाए. Alright, so equation 1 multiply by 3, that will be 3a plus 3b is equals to 0.45 into 3, it's 1.35. My second equation is 3a plus 5b is equals to 1.95. I can simply solve it changing all the signs. So the benefit is 3 and 3 cancels. Now we have 3b minus 5b, it's minus 2b, and 1.35 minus 1.95, it's minus 0.6. So you got the value of b, which is 0.3. I can place the value of b in any equation, so I will pick the first one, which is
a प्लस b इज इक्वल्स टू 0.45, ये आपकी इक्वेशन है। द वैल्यू ऑफ b इट्स 0.3, तो 0.3 minus 0.45, the value of a you got it's 0.15, and that is your answer. Question number 4, it's June 2003, paper 6. A box contains 10 pens of which 3 are new. A random sample of 2 pens is taken. Show that the probability of getting exactly one, now that is a keyword here, exactly one new pen in the sample is 7/15. All right, तो मेरे पास 3 पेन जो हैं वो न्यू हैं और टोटल मेरे पास 10 पेन है। ठीक है, मुझे ये बताना है कि जो पहला मतलब एक पेन दो में से बिल्कुल सही न्यू वाला होगा और एक दूसरा ओल्ड हो सकता है। तो मेरे पास टोटल 3 न्यू है, तो मैंने कहा न्यू में से मेरे पास कोई एक आ गया और अब बचे कितने। अगर 3 न्यू हैं इसका मतलब है 7 जो हैं पुराने। ठीक है, और 7 में से मेरे पास एक कोई भी आ सकता है क्योंकि मैं टोटल 2 पेन का सैंपल ले रहा हूँ डिवाइडेड बाय टोटल मेरे पास 10 पेन है और उन 10 पेन में से मैं 2 पिक कर रहा हूँ। तो सिंप्लीफाई किया, इसका आंसर मेरे पास आ गया 7/15 जो कि आपको शो करना है। ठीक है, 7/15 पहले पार्ट का आंसर आ गया। आफ्टर दैट कंस्ट्रक्ट अ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल फॉर द नंबर ऑफ न्यू पेन्स इन द सैंपल। तो ये मेरे पास टेबल आ गया। अच्छा जी, ऑप्शन क्या है मेरे पास, x जिसको हम पेन कह रहे हैं एंड देन p x इज इक्वल्स टू स्मॉल x। तो मेरे पास एक भी सही पेन ना आए, मेरे पास एक सही पेन आए और मेरे पास दोनों सही पेन आ जाएं। ठीक है, अगर एक सही पेन होगा उसकी प्रोबेबिलिटी हम फर्स्ट पार्ट में निकाल चुके हैं एंड दैट इज इक्वल्स टू 7/15, ये हम निकाल चुके हैं फर्स्ट पार्ट में। अच्छा जी, अगर एक भी सही पेन ना हो मतलब 2 पेन निकाले और दोनों ही ख़राब हो जाएं, तो अगर एक पेन निकालूं जो कि सही काम ना कर रहा हो, बेसिकली मेरे पास टोटल जो है वो 10 पेन्स हैं। ठीक है ना, उन 10 में से जो है वो 3 जो है वो न्यू हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जो पुराने पेन है मेरे पास वो 7 है। तो अगर मैं पुराने पेन की पॉसिबिलिटी निकालूं तो पहला आएगा 7/10 और दूसरा आ जाएगा 6/9। सिंप्लीफाई करते हैं इसको, 3 2s are 6, 3 3s are 9, 2 1s are 2, 2 5s are 10, so that is equals to 7/15। तो अगर मेरे पास दोनों ही पेन पुराने होंगे तो ये आ जाएगा 7/15। अब मैं देखता हूँ अगर दोनों ही पेन मेरे नए हों, ठीक है, न्यू पेन है, तो अगर पहला पेन न्यू होगा दैट विल बी 3/10 और अगर दूसरा पेन भी न्यू होगा दैट विल बी 2/9। सिंप्लीफाई किया, 3 1s are 3, 3 3s, 2 1s are 2, 2 5, दैट मीन्स इट इज इक्वल्स टू 1/15। तो यहाँ पर आ गया हमारे पास 1/15। तो यह आपका कंस्ट्रक्ट वाला काम पूरा हो गया। नाउ कैलकुलेट द एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ न्यू पेन्स इन द सैंपल। तो अब आपको निकालना है ई ऑफ एक्स की वैल्यू, एक्सपेक्टेड वैल्यू। ठीक है, उसके लिए पहला काम क्या होता है कि आपको एक कॉलम बनाना पड़ेगा, किसका, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा x इंटू पी एक्स। ठीक है, तो 0 इंटू 7/15 0, 1 इंटू 7/15 इज 7/15 एंड इट विल बी 2/15। ऑलराइट, अब मैं इन तमाम वैल्यूज़ को ऐड कर लूँगा। तो एक्सपेक्टेड वैल्यू इज 7/15 प्लस 2/15 which is equals to 9/15 and the answer is 3/5। ये आपका आंसर है। It's November 2003. The question says our discrete random variable x has the following probability distributions. आपके सामने टेबल दिया हुआ है। Find the value of the constant c। ये हमारा केस 1 है, बिल्कुल सिंपल सा। We know that if we add all the values, हमारा सम जो होगा पॉसिबिलिटी का वो हमेशा 1 होता है। So that leads to 3c plus 4c plus 5c plus 6c. Total possibility is equals to 1 always. Simplify कर लें, 6 plus 5 11 plus 4 15 plus 3 18. So 18c is equals to 1 and c is equals to 1/18. ये आपके पास पहले पार्ट का आंसर आ गया। ऑलराइट, नेक्स्ट पार्ट में वी नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्सपेक्टेड वैल्यू एंड वेरिएंस। अब एक्सपेक्टेड वैल्यू अगर आपको निकालनी हो कभी भी तो आप स्टेप्स याद रख लें। सबसे पहला काम क्या होगा कि आपने मल्टीप्लाई करना है एक्स को, किसके साथ मल्टीप्लाई करना है, पी ऑफ एक्स के साथ, मतलब इन दोनों ब्रैकेट्स को आपने मल्टीप्लाई करना स्टार्ट किया। अच्छा, सी की वैल्यू मेरे पास है 1/18, तो 1 इंटू 3c इट विल बी 3c, 2 into 4c it will be 8c, 3 into 5c it will be 15c and 4 into 6c it will be 24c। ठीक है, सबको मैंने ऐड कर दिया।
अब याद रखिएगा, कभी भी आपको एस्टिमेटेड वैल्यू फाइंड आउट करना हो, जिसको हम ई ऑफ एक्स से कहते हैं, सो ई ऑफ एक्स इज बेसिकली द समेशन ऑफ एक्स इंटू पी एक्स। जब आपने मल्टीप्लाई किया इसको एक्स को और पी एक्स को, तो आपके पास आंसर आ गया जो मैंने लिखे हुए, ठीक है। तो मैं इन सबको यहाँ लिखूंगा, दैट लीड्स टू 3c प्लस 8c प्लस 15c प्लस 24c। सबको सिंप्लीफाई करके ऐड किया, 8 प्लस 3 11, 11 प्लस 15 26, 26 प्लस 24 इट्स 50c। अच्छा, c की वैल्यू तो हमें पता है, सो दैट लीड्स टू 50 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 18, so that is 25 divided by 2 9s are 18. ऑलराइट, ये आपके पास वैल्यू आ गई एस्टिमेटेड वैल्यू, और इसका डेसिमल में आंसर आ जाएगा हमारे पास 2.78। ये आपका आंसर आ गया एस्टिमेटेड वैल्यू का। वेरिएंस कैसे निकालते हैं? अच्छा, ये मेथड जो है ना, आप एक दफ़ा अच्छी तरह समझ लें, याद कर लें इसको, क्योंकि सारे क्वेश्चन में ये सेम रहता है। तो कभी भी आपको वेरिएंस निकालना हो तो बेटा पहला स्टेप पता है क्या करना है आपने? हमेशा एक्स का स्क्वायर निकाल लो। एक्स का स्क्वायर किया तो 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16 निकाल लिया। अब उस एक्स स्क्वायर को आपने मल्टीप्लाई करना है अपने पी ऑफ एक्स की वैल्यू से। तो अब मैं इसको मल्टीप्लाई करूं तो मैं इसको यूं कह रहा हूं, एक्स स्क्वायर इंटू पी एक्स, ये मैं इसको नाम दे रहा हूं, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर इंटू पी एक्स मेरे पास 3c है, तो 1 इंटू 3c, इसको मल्टीप्लाई किया 1 इंटू 3c, इट विल बी 3c। 4 into 4c, it will be 16c. 9 into 5c, it will be 9 5s are 45c, and 16 times 4, it will be 16 into 6, it will be 96c. ये आ गया हमारे पास सारा एक्स स्क्वायर पी एक्स। अब जब भी आपको वेरिएंस निकालना हो तो आप सबसे पहले फॉर्मूला देखें क्या है। फॉर्मूला कहता है समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू पी एक्स, ठीक है। उसमें से आपने माइनस करना है एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ एक्स जो आपने निकाली थी और उसका स्क्वायर। ये आपका वर्किंग फॉर्मूला है, बहुत ही आसान है। एक्स स्क्वायर इंटू पी एक्स हम निकाल चुके हैं, जो हमने ग्रीन से लिखा हुआ है, उन सबको ऐड करना शुरू करें। तो ये आएगा 3c प्लस 16c प्लस 45c प्लस 96c। इसमें आपने माइनस करना है अपनी एक्सपेक्टेड वैल्यू का स्क्वायर, दैट वाज 2.78 और इसका स्क्वायर। अब जरा इसको ऐड करना शुरू कर देते हैं हम लोग। 3 प्लस 16 इट्स 19 प्लस 45 प्लस 96 विच इज इक्वल्स टू 160। तो ये आ गया आपके पास 160। अच्छा, सी की वैल्यू आपको मालूम है, सी इज व्हाट? सी इज 1/18, ये आ गया, ठीक है। एंड माइनस 2.78 स्क्वायर। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो 160 डिवाइडेड बाई 18 एंड माइनस 2.78 स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू, तो वेरिएंस का आपके पास डायरेक्ट आंसर आ जाएगा, इट्स 1.16। ऑलराइट, 1.16 डेसिमल के बाद आप 4 डेसिमल प्लेस पे रहा करें 05, तो ये आपका आंसर आ जाएगा बेटा वेरिएंस का 1.1605, ठीक है। फॉर नेक्स्ट पार्ट 3। पार्ट 3 में वी नीड टू फाइंड द वैल्यू फॉर द प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज ग्रेटर देन ई एक्स। प्रोबेबिलिटी दैट x इज ग्रेटर देन एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ x, ये आपका क्वेश्चन है। एक्सपेक्टेड वैल्यू का आंसर आ चुका है, दैट वाज 2.78। तो मैं ये कह सकता हूँ प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज ग्रेटर देन 2.78। अब आप ये देखें कि x जब 2.78 से बड़ा है तो ऐसे कौन कौन से नंबर्स हैं हमारे पास। x 2.78 से बड़ा है मतलब या तो हम बात कर रहे हैं 3 की या हम बात कर रहे हैं 4 की। ऑलराइट, तो 3 और 4 की जो फ्रीक्वेंसी है मेरे पास, इट इज व्हाट? इट इज 5c एंड 6c। तो मैं ये कह सकता हूं दैट इट इज 5c प्लस 6c विच इज इक्वल्स टू 11c। ये बेसिकली मेरे पास प्रोबेबिलिटी तो आ रही है 11c जो आ गया, और अब आपने सिंपल c की जगह उसकी वैल्यू प्लेस कर रहे हैं, दैट इज 1/18, तो 11 डिवाइडेड बाई 18, और बस इसका जो भी आंसर आ रहा है वो मैं लिख दूंगा, वो मेरा फाइनल आंसर होगा। लेट मी चेक, एक मिनट। 11 डिवाइडेड बाई 18 विच इज इक्वल्स टू 0.611। ये आपका आंसर आया पार्ट 3 का। It's June 2004, paper 6. Two fair dice are thrown. Let the random variable x be the smaller of the two scores if the scores are different, or the score on one of the dice if the scores are the same. Copy and complete the table to show the probability distribution of x. ऑलराइट, सो मैंने यहाँ पर ये पॉसिबिलिटी डायग्राम बना लिया, ठीक है ना। अब वो आपसे ये कह रहा है कि x एक इवेंट है
जो कि स्मॉलर शो करेगा अगर दोनों स्कोर्स आपके डिफरेंट होंगे, और वही शो कर देगा अगर आपके दोनों स्कोर्स आपके सेम होंगे। एग्जांपल लेते हैं, लेट्स स्टार्ट विद 1। देखो 1,2 1 स्मॉलर है, इसको हम काउंट करेंगे। कितने हमारे पास ऐसे स्कोर्स हैं जहाँ पर हमारा 1 जो है ना वो स्मॉलर आ रहा है। तो आसानी के लिए मैं उसको येलो हाईलाइट करता हूँ, ठीक है। तो ये वाला स्कोर में 1 मेरा लोवेस्ट आ रहा है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11वां कौन सा जहाँ पर 1 और 1 रिपीट हो रहा है, ठीक है। तो ये मेरे पास टोटल 11 पॉसिबल आउटकम्स हुए फॉर 1। तो ये आ जाएगा 11/36, ठीक है। अब हम बात करते हैं सेकंड वाले की। सो लेट्स स्टार्ट विद 2। अब देखिए 2 कहाँ कहाँ आ रहा है। 2 को देखिए जहाँ पे 2 लोवेस्ट हो, ठीक है। 1 2 3 4 हर जगह 2 लोवेस्ट है। 5 6 7 8 और एक जो 2 और 2 रिपीट हो रहा है 9। तो मेरे पास टोटल 2 का कितना आ गया, इट्स 9/36। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं हम 3 के ऊपर, ठीक है। अब 3 के लिए हम क्या करते हैं, आए जहाँ पे 3 लोवेस्ट हो रहा है। 3,4 लोवेस्ट हो रहा है। 3,5 3 लोवेस्ट है। 3,6 3 4 5 6 और एक ये वाला 7। तो इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास 7/36। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन। अब हम आते हैं 4 पे जहाँ 4 लोवेस्ट हो रहा है। तो 1 2 3 4 एंड 5। तो जहाँ पर 4 लोवेस्ट हो रहा है ये आपके पास आ रहा है 5/36। अब आते हैं 5 के ऊपर जहाँ 5 लोवेस्ट हो रहा है। तो 1 2 और 3। तो ये आ जाएगा सिंपल 3/36 और 6 का सिर्फ एक दफ़ा आ रहा है, 6,6, तो 1/36। ऑलराइट, तो मैंने सब कलर कोडिंग के साथ इसलिए बताया ताकि आपको समझने में आसानी हो। तो जो ये वाला आंसर था ये हमारा आ रहा था येलो कलर कोडिंग से, जो 2 का आंसर था ये ब्लू कलर कोडिंग से, और जो 3 का आंसर था वो ब्लैक कलर कोडिंग से आ रहा था, ठीक है। तो ये आपका टेबल कंप्लीट हो गया। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, फाइंड एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स। एक्सपेक्टेड के लिए आपको पहले क्या करना पड़ेगा, यू नीड टू फाइंड आउट द प्रोडक्ट ऑफ पी ऑफ एक्स एंड एक्स। अब मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है। तो 1 × 11/36 11/36, 2 9s are 18/36, 3 7s are 21/36, 4 5s are 20/36, 5 3s are 15/36 and 6/36. Now I need to add all the values. So 11/36 plus 18/36 and the answer is 91/36. ये आपका final answer. It's November 2004. A box contains 5 balls numbered 1 2 3 4 5. 3 balls are drawn randomly at the same time from the box. By listing all possible outcomes like 1 2 3, 1 2 4, etc., find the probability that the sum of the 3 numbers drawn is an odd number. Alright. So first we need to make the possible outcomes. So let's start with the first. So it can be 1 2 3. It can be 1 2 4. It can be 1 2 5. It can be 1 3 4, 1 3 5, and there are many possible outcomes 1 4 5. So these are the possible outcomes for 1. If we consider the same scenario for 2, it will be 2 3 4 and 2 3 5 and 2 4 5. After that it will be 3 4 and 5. ये आपके पास आ गया सैम्पल स्पेस। तो मेरे पास जो सैम्पल स्पेस है दैट इज़ 10। ऑलराइट, अब मैं इन सब का सम फाइंड आउट करता हूँ। तो फॉर फर्स्ट पार्ट 3 + 2 5 + 1 6, 4 + 2 6 + 1 7। ये सबका सम आ गया। और सम में देखें ऑड नंबर कितनी दफ़ा आ रहा है, 1 2 3 4। तो आंसर क्या रहेगा आपके पास 4/10 which is equals to 0.4. That is your first part answer. After that it says for next part the random variable L denotes the largest of the 3 numbers. Find the probability that L is 4. Alright, keep in mind that L क्या है आपके पास, L denotes the largest. Alright, सबसे बड़ा नंबर कौन सा होना चाहिए, 4 होना चाहिए। तो मेरे पास 4 कहाँ कहाँ आ रहा है, लार्जेस्ट नंबर 4 मेरे पास यहाँ है। लेट मी हाईलाइट इट। तो ये मेरे पास पहला केस हो गया, ठीक है। लार्जेस्ट नंबर 4 आ रहा है मेरे पास, लार्जेस्ट नंबर 4 आ रहा है, लार्जेस्ट नंबर 4 आ रहा है,
आई थिंक इसके अलावा कुछ भी नहीं है. सो फॉर सेकंड पार्ट कितनी दफ़ा लार्जेस्ट नंबर 4 आ रहा है? इट्स 3 डिवाइडेड बाय 10 विच इज़ इक्वल्स टू 0.3. ये आपका आंसर. फॉर थर्ड पार्ट इट सेज ड्रॉ अप अ टेबल टू शो द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एल. आपके पास एल के पॉसिबल आंसर्स क्या हो सकते हैं? कीप इन माइंड कि एल जो है हमारे पास लार्जेस्ट नंबर है. लार्जेस्ट नंबर्स कैन बी 3, कैन बी 4 एंड कैन बी 5. ऑलराइट. So probability of largest number equals to L. अब मेरे पास 3 आने की पॉसिबिलिटी क्या क्या हो सकती हैं, 4 की क्या हो सकती हैं, 5 की क्या हो सकती हैं. जैसे कि सेकंड पार्ट में हमने 4 का निकाला, वैसे हमें टेबल कंप्लीट करना है. अब अगर लार्जेस्ट नंबर मेरे पास 3 है तो ऐसे मेरे पास खाली एक केस है जिसमें लार्जेस्ट नंबर 3 होगा. सो दैट मीन्स इट्स 1 डिवाइडेड बाई 10. लार्जेस्ट नंबर 4 हम निकाल चुके हैं, दैट इज़ 3 डिवाइडेड बाई 10. अब लार्जेस्ट नंबर 5 पर आते हैं. कहाँ कहाँ लार्जेस्ट नंबर 5 आ रहा है, काउंट करते हैं. 1 2 3 4 5 6. राइट. सो देर आर 6 पॉसिबल आउटकम. दैट मीन्स 6 डिवाइडेड बाय 10. ये आपका आ गया प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल. ऑलराइट. नाउ इन द लास्ट पार्ट वी नीड टू फाइंड आउट expected value and variance. For expected value first we need to multiply P of L into L. Alright, we need to multiply, so that will be 3 divided by 10. Once we had find out the product, then we need to add them. Alright, so it will be 3 divided by 10 plus 12 divided by 10 plus 30 divided by 10. It will sum up to 45 divided by 10, that is 4.5. After that we need to find out variance. And for variance, firstly we need to find out the value for L square here. That will be equals to 3 square 9, 4 square 16 and 5 square is 25. Now we need to multiply that square value with our probability value. So it will be equals to 9 over 10, 16 3s are 48 over 10 and 25 6 are 150 divided by 10. Alright, now we need to add those values to find out what? To find out EX square. Alright, this is equals to 20.7. Now the working formula is that will be 20.7 minus 4.5 and square of it. That is the working formula for variance. We need to find it. So the answer is equals to 0.45. That is your variance answer. It's June 2005. A fair dice has 4 faces. One face is colored pink, one is colored orange, one is colored green and one is colored black. 5 such dice are thrown and the number that fall on a green face are counted. Alright. So the event in which we are interested is the number fall on a green face. After that, the random variable x is the number of dice that fall on a green face. Show that the probability of 4 dice landing on a green face is 0.0146, correct to 4 decimal places. It's question from June 2005. A fair dice has 4 faces. One face is colored pink, one is colored orange and one is colored green. One is colored black. 5 such dice are thrown and the number that fall on a green faces are counted. The random variable x is the number of dice that fall on a green face. Show that the possibility of 4 dice landing on a green face is 0.0146, correct to 4 decimal places. अब अगर मैं ये बात कहूँ कि ग्रीन आने की पॉसिबिलिटी क्या है, एक डाइस में अगर ग्रीन आ रहा है तो उसकी पॉसिबिलिटी है 1/4 और ग्रीन के ना आने की पॉसिबिलिटी मेरे पास क्या हो जाएगी 3/4. कितने डाइस हैं मेरे पास? 5 हैं. तो दैट विल बी 5 कॉम्बिनेशन 4 p to the power r and q to the power 5 minus 4 is 1. p क्या है मेरे पास 1/4 and q is what 3 divided by 4. सिंप्लीफाई किया एंड यू विल गेट 0.0146 जो कि आपको शो करना था. ऑलराइट. फॉर सेकंड पार्ट इट सेज ड्रॉ अप अ टेबल फॉर द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ x. गिव योर आंसर करेक्ट टू 4 डेसिमल प्लेसेस. अब यहाँ पर पहले मुझे टेबल प्लॉट करना पड़ेगा और फिर 1 by 1 सिनेरियो देखने पड़ेंगे. सो फर्स्ट लेट मी कंस्ट्रक्ट द टेबल. ऑलराइट. अब मेरे पास 2 यहाँ पर कॉलम आ जाएंगे, 2 रोज आ गई हैं. एक मेरे पास x होगा और एक मेरे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल्स टू x. अब हम बात करें ग्रीन की. ग्रीन की पॉसिबिलिटी क्या है भाई? एक भी ग्रीन आए, एक ग्रीन आ जाए
दूसरा ग्रीन आ जाए, तीसरा ग्रीन आ जाए, या फिर चौथा ग्रीन आ जाए, ठीक है, या फिर पांचवा आ जाए, क्योंकि 5 दफ़ा आप फेंक रहे हैं उसको। अब यहाँ पर आप 4 वाला निकाल चुके हो, दैट इज़ 0.0146। अब हम सारे केसेस करते हैं। पहला केस, जब आपके पास x 0 होगा, मतलब आपका वर्किंग क्या बनेगी, इट विल बी 5 कॉम्बिनेशन 0। सक्सेस एक भी दफ़ा नहीं आ रहा आपके पास, और फेलियर जो है वो आपके पास 5 दफ़ा आ रहा है। सो दैट विल बी इक्वल्स टू 0.2373। पहला केस हो गया। दूसरा, जब सक्सेस आपके पास एक दफ़ा आ रही है तो वर्किंग फार्मूला क्या बन जाएगा आपके पास, 5 कॉम्बिनेशन 1। सक्सेस क्या है, 1/4 कितनी दफ़ा आ रही है, एक दफ़ा आ रही है, और फेलियर आपके पास 4 दफ़ा आएगा। सो दैट विल बी पावर 4, दैट विल बी इक्वल्स टू 0.3955। इसी तरह मैं सारी वैल्यूज़ निकाल लूँगा। x जब 2 होगा तो 5c 2 हो जाएगा, 5c 3 एंड 5c 5। तो ऐसे ही मैंने सबकी 1 बाय 1 करके निकाली, जब x 2 था, x 3 था और x 5 था, और मेरे पास यहाँ पर टेबल कंप्लीट हो गया। Alright, it's November 2005, paper 6. In a competition, people pay $1 to throw a ball at a target. If they hit the target on the first throw, they receive $5. If they hit it on the second or third throw, they receive $3. And if they hit it on the fourth or fifth throw, they receive $1. People stop throwing after the first hit or after 5 throws. If no hit is made, Mario has a constant probability of 1/5 of hitting the target on any throw, independently of the results of other throws. Alright. Mario misses with his first and second throw and hits the target with his third throw. State how much profit he has made. Alright, so first thing, we know very well that how to find out the profit. Profit is basically the selling price minus the cost price, right? That is the profit. तो मारियो जो है वो थर्ड टाइम पर हिट कर रहा है, तो उसको कितना मिलेगा, इफ़ ही हिट ऑन द सेकंड और थर्ड दे रिसीव $3। तो मारियो को मिला कितना, $3, बट उसने कॉस्ट प्राइस कितनी इन्वेस्ट की है, $1। तो द प्रॉफिट ही मेड इज़ $2। दैट इज़ योर फर्स्ट पार्ट आंसर। ऑलराइट, after that show that the probability that Mario's profit is $0 is 0.184, correct to 3 significant figures। अच्छा, लेकिन ज़ीरो कब होगा, जब सेलिंग प्राइस उसकी यहाँ पर 1 हो जाएगा तो 1 - 1 0 हो जाएगा। 1 कब होगा, 1 कब मिलता है उसको, इफ़ दे हिट इट ऑन द फोर्थ और फिफ्थ थ्रो दे रिसीव $1। तो मुझे सिर्फ निकालना क्या है, प्रोबेबिलिटी कि उसने फोर्थ थ्रो पर हिट कर दिया या फिर प्रोबेबिलिटी कि उसने फिफ्थ थ्रो पर हिट कर दिया। ठीक है, अगर फोर्थ पर उसने हिट किया है, मतलब पहले पे मिस किया, दूसरे पे मिस किया, तीसरे पे हिट मिस किया, बट फोर्थ पर हिट कर दिया, ये पॉसिबिलिटी है, या फिर पहला भी मिस, दूसरा भी मिस, तीसरा भी मिस, चौथा भी मिस, और पाँचवें पर उसने हिट कर दिया। ठीक है, तो मिस करने की प्रोबेबिलिटी क्या है, अगर हिट करने की प्रोबेबिलिटी आपको दी है 1/5, तो मिस करने की हो जाएगी 4/5। ठीक है जी, तो ये आ जाएगा मेरे पास 4/5। कितनी दफ़ा मिस कर रहा है, 3 दफ़ा, पावर क्यूब मल्टीप्लाई बाय हिट किया उसने फोर्थ वाली पर, दैट इज़ 1/5 प्लस 4/5 टू द पावर 4, और हिट कर दिया उसने लास्ट वाली पर, मतलब 1/5। वी नीड टू सिंप्लीफाई किया एंड यू विल गेट द वैल्यू ऑफ 0.184 जो आपको शो करना था। दैट इज़ योर सेकंड पार्ट आंसर। आफ्टर दैट ड्रॉ अप अ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फॉर मारियोज प्रॉफिट। ऑलराइट, अब यहाँ पर देखें कि मारियो का प्रॉफिट क्या क्या हो सकता है। देखें, वो $5 अगर जीतता है तो प्रॉफिट कितना हो सकता है, 5 - 1, क्योंकि 1 तो कॉस्ट प्राइस है, तो उसका प्रॉफिट जो है वो $4 हो सकता है। ठीक है, दूसरी बात, वो $3 विन कर रहा है, इसका मतलब उसका प्रॉफिट $2 हो सकता है। वो $1 भी विन कर रहा है, मतलब 0 भी हो सकता है। और अगर उसने कोई भी टारगेट हिट नहीं किया 5 थ्रो के बाद, दैट विल बी -1 एज वेल। ऑलराइट, तो ये 4 वैल्यूज़ हमारे पास आ सकती हैं, जिसमें हमने जो वर्किंग कर चुके हैं वो है 0 के लिए। ठीक है, तो हमारे पास एक आंसर आ चुका है कि 0 पर जो आंसर आएगा दैट इज़ 0.184। अब उसके पास 4 वाला कब जीतेगा, इफ़ दे हिट द टारगेट ऑन द फर्स्ट थ्रो दे रिसीव $5। अगर उसने पहली दफ़ा ही टारगेट को अचीव कर लिया तो उसकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी आपके पास 1/5। अगर उसने $2 जीते हैं, मतलब 2 का मतलब क्या हुआ कि या तो उसने सेकंड पर हिट किया हो या फिर उसने थर्ड पर हिट किया हो। ठीक है,
अब इसकी हम ज़रा प्रोबेबिलिटी निकाल लेते हैं। मैं इसकी वर्किंग यहाँ करता हूँ प्रोबेबिलिटी की। अगर उसने थर्ड पर हिट किया, मतलब पहला मिस कर दिया, दूसरा भी मिस कर दिया, लेकिन उसने थर्ड पर हिट कर दिया, ठीक है, ये केस बन जाएगा। अगर उसने पहला मिस किया तो प्रोबेबिलिटी क्या है उसके पास 4/5, दूसरा मिस किया 4/5, लेकिन तीसरे को उसने हिट कर दिया, ये आ जाएगा 1/5। प्लस एक और केस क्या है कि अगर उसने सेकंड पे हिट कर दिया, मतलब पहला तो मिस हो गया लेकिन दूसरा हिट हो जाएगा, ठीक है। तो पहले मिस की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी आपके पास 4/5 और दूसरे हिट की क्या हो जाएगी आपके पास 1/5। यू नीड टू ऐड, ये हम सारी वर्किंग कर रहे हैं जब वो $2 को विन करेगा। दैट इज इक्वल्स टू 36 डिवाइडेड बाय 125। जब $2 मिलेंगे, अच्छा नहीं, -1 कब मिलेगा फॉर -1। अब देखें -1 का मतलब ये हुआ कि उसने कोई भी हिट नहीं किया, सारे मिस कर दिए उसने। अगर वो सारे मिस करेगा तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 4 डिवाइडेड बाय 5 टू द पावर 5। ऑलराइट, so we need to find out 4 divided by 5 to the power 5 equals to 0.328। 0.328, ये आपके पास आपका टेबल कंप्लीट हो गया। इन द लास्ट पार्ट इट सेज फाइंड आउट द एक्सपेक्टेड प्रॉफिट। ऑलराइट, तो उसके लिए पहले आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा p ऑफ x को मल्टीप्लाई विद x। 4/5 72 divided by 125, 0 and minus 0.328. Now you need to add all those values here. So it will be summation of p of x times x, which is equals to the expected value of x. मैं इन सबको ऐड करूँ अगर that will be equals to $1.05. That is your final answer.